हेलो स्टूडेंट्स, मैं BS चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए है, जिसमें सामान्य और साहित्यिक हिंदी के जो छात्र और छात्राएँ हैं उनके लिए क्लास है। आज की क्लास कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए रहेगी और आज की क्लास के अंतर्गत आज हम गद्य खंड के अंतर्गत जो पहला चैप्टर, पहला अध्याय, पहला पाठ दिया गया है राष्ट्र का स्वरूप, इसका आज हम अध्ययन करेंगे। तो राष्ट्र का स्वरूप है, इसके जो लेखक हैं कमेंट बॉक्स में टाइप करें बच्चे, राष्ट्र का स्वरूप के लेखक कौन हैं। सही बच्चे कमेंट बॉक्स में टाइप करें कि राष्ट्र का स्वरूप पाठ किसने लिखा, इसके लेखक कौन हैं। इसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो राष्ट्र का स्वरूप जो पाठ है वो वासुदेव शरण अग्रवाल जी द्वारा रचित है। इसमें इन्होंने राष्ट्र के स्वरूप के बारे में बताया है कि राष्ट्र का स्वरूप क्या होना चाहिए, राष्ट्र के स्वरूप का विकास कैसे होता है। इन सब बातों पर जो है इन्होंने अपना ये निबंध लिखा है। तो आइए जानते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं कि राष्ट्र का स्वरूप के बारे में वासुदेव शरण अग्रवाल के क्या विचार हैं। इसके अंतर्गत इन्होंने राष्ट्र के स्वरूप के निर्माण के लिए 3 तत्वों को बताया है। 3 अंग होते हैं जो राष्ट्र के स्वरूप को निर्धारित करते हैं। आइए समझते हैं। जो इनका निबंध संग्रह है जिसका नाम है पृथ्वी पुत्र, इनका जो निबंध संग्रह है पृथ्वी पुत्र, इस निबंध संग्रह से ये पाठ लिया गया है। इसमें लेखक ने बताने का प्रयास किया है कि जो राष्ट्र का स्वरूप है वो किन तत्वों से मिलकर बना है। इसके लिए इन्होंने 3 तत्व बताए हैं कि राष्ट्र के स्वरूप का निर्माण 3 तत्वों से मिलकर होता है। इसमें पहला है पृथ्वी, जिसको भूमि कहते हैं, दूसरा है जन, जिसको लोक कहते हैं, और तीसरा है संस्कृति। इन 3 तत्वों के द्वारा किसी भी राष्ट्र के स्वरूप का निर्धारण होता है। इन्हीं 3 तत्वों का जो है जिक्र इन्होंने अपने इस निबंध में किया है और विस्तृत रूप से इसकी व्याख्या की है। आइए देर ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। और जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो सेशन को शेयर कर दें, लाइक कर दें, और जो बच्चे नए हैं, पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंच सके। ये इस चैनल पर जो है यूपी बोर्ड 2025 की तैयारी विधिवत रूप से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं के लिए कराई जा रही है। जो बच्चे यूपी बोर्ड से के विद्यार्थी हैं, वो बच्चे चाहे किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, उनके लिए ये चैनल बहुत ही उपयोगी है और क्लास भी बहुत उपयोगी है। हाँ, इस चैनल पर जो है सभी विषयों की कक्षाएं नियमित रूप से संचालित की जा रही हैं और निर्धारित समय पर जो है अपनी कक्षाएं चालू की जाती हैं। इस पर जो शाम को 6 बजे कक्षा 12 के विद्यार्थियों की कक्षाएं प्रत्येक सब्जेक्ट की नियमित रूप से, जो साइंस साइड के बच्चे हैं उनके लिए नियमित रूप से संचालित की जाती हैं, और कक्षा 10 की कक्षाएं शाम को ही 7 बजे नियमित रूप से प्रत्येक विषय की संचालित की जाती हैं। तो जो बच्चे हाई स्कूल इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहे हैं यूपी बोर्ड 2025 की, वो बच्चे आज ही इस चैनल से जुड़ें और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ शेयर करें ताकि अन्य बच्चे भी जुड़ सकें। तो आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, राष्ट्र का स्वरूप। आज इस पाठ का अध्ययन करेंगे। बहुत ही सावधानीपूर्वक आप इसको पढ़ें, समझें, क्योंकि व्याख्या जब करने के लिए आती है तो वहाँ पर कुछ ऐसे कठिन शब्द होते हैं जिनका अर्थ आपको नहीं पता होता है। तो राष्ट्र का स्वरूप के बारे में तो उन शब्दों को भी नोट करते जाए, जो कठिन मीनिंग शब्द हैं उनके मीनिंगों को ध्यान में रखें। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला तत्व जो है लेखक ने भूमि को बताया है। तो भूमि के ही बारे में सबसे पहले चर्चा होगी। क्या लिखा है लेखक ने, पहले पढ़ते हैं, फिर इसके बाद इसका अर्थ या इसकी व्याख्या को बताएंगे। पहले पाठ को पढ़ते हैं। भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है,
वह अनंत काल से है। उसके भौतिक स्वरूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे या सजग होंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय भावनाओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप को आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। बहुत ही महत्वपूर्ण पैराग्राफ है। ठीक है, आइए अब समझते हैं इसकी व्याख्या को। क्या लेखक कहना चाहता है, क्या लेखक हमें समझाना चाहता है, उसके बारे में जानते हैं। तो लिखा है भूमि। तो लेखक इसमें क्या कह रहा है? लेखक बता रहा है कि भूमि और भूमि पर बसने वाले जन, यानी जो भूमि है और भूमि पर यानी पृथ्वी पर, धरती पर रहने वाले जन हैं, मनुष्य हैं, और जन की संस्कृति और उस मनुष्यों की संस्कृति, इन तीनों से, किससे? भूमि से, भूमि पर रहने वाले जन से और जन की संस्कृति से, इन तीनों के सम्मिलन से, मिश्रण से राष्ट्र के स्वरूप का निर्माण होता है, राष्ट्र का स्वरूप बनता है। तो इसमें जो पहला तत्व है उसकी व्याख्या करते हुए लेखक बता रहा है, जिक्र करते हुए कह रहा है, क्या कह रहा है कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। ठीक है, क्या कह रहा है लेखक कि भूमि का जो निर्माण है वो देवताओं द्वारा किया गया है और इसका जो अस्तित्व है वो अनंत काल से विद्यमान है। अनंत काल मतलब जब से पृथ्वी उत्पत्ति हुई है। इसलिए मानव जाति का ये कर्तव्य है, मानव जाति का कर्तव्य है कि वो इस पृथ्वी को संभाल कर रखे, सजो कर रखे, उसको नुकसान ना पहुंचाए, उसके भौतिक स्वरूप और सौंदर्य के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। तो क्या कह रहा है लेखक क्या कह रहा है? तो लेखक क्या कहता है कि भूमि क्योंकि अनंत काल से है, इसका निर्माण देवताओं ने किया है। सभी जानते हैं कि हमारी पौराणिक जो गाथाएं हैं उनमें बताया गया है कि भूमि का निर्माण, सृष्टि का निर्माण जो है देवताओं ने किया है। इस भूमि के जो भौतिक स्वरूप है, इस भूमि का जो भौतिक स्वरूप है, भौतिक स्वरूप मतलब जो हमें ये दिखाई देता है, पृथ्वी कैसी है, ऊबड़ खाबड़ है, समतल है, वन है, जल है, झरने हैं, कहाँ क्या है, ये क्या है? ये भौतिक स्वरूप है पृथ्वी का। जो पृथ्वी की बाह्य संरचना है वो किस प्रकार की है, इसका जिक्र किया है लेखक ने। और उसके सौंदर्य, पृथ्वी उस सुंदरता है और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा जो है, यानी हम जनों का, हम लोगों का महत्वपूर्ण कर्तव्य है, आवश्यक कर्तव्य है। हमें इसके प्रति जो है, उसकी समृद्धि के प्रति सदैव जो है सतर्क रहना चाहिए। पृथ्वी के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे, ठीक है, पृथ्वी के, यहाँ पर ये मिसप्रिंट है, यहाँ पर जागरूक होना चाहिए। पृथ्वी के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने जागरूक होंगे उतनी हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। तो आगे लेखक क्या कह रहा है कि भूमि के पार्थिव स्वरूप, ठीक है, पार्थिव स्वरूप का मतलब होता है जो हमें ये दिखाई देता है, जो पंच तत्व का बना हुआ है पृथ्वी, जो हमें दिखाई देती है। भौतिक स्वरूप, पार्थिव का मतलब है भौतिक स्वरूप से है। ठीक है बच्चों, पार्थिव का मतलब है भौतिक रूप से। जो भूमि का जो भौतिक स्वरूप है उसके प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे, ठीक है, जितने अधिक हम जागरूक होंगे मतलब हम जानकारी रखेंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। ठीक है, तो उतनी ही हमारी जो राष्ट्रीय भावना है वो उतनी ही बलवती, मजबूत, शक्तिशाली हो सकेगी। तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम उसके प्रति जानकारी रखें, हम अपनी पृथ्वी के सौंदर्य, भौतिक स्वरूप जो पृथ्वी पर विद्यमान है उसकी समृद्धि के प्रति सतर्क रहें और उसके प्रति जानकारी रखें। ये हमारा महत्वपूर्ण कर्तव्य है। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो ये पृथ्वी है,
जो पृथ्वी है क्या है, सच्चे अर्थों में हमारी राष्ट्रीय जो विचारधारा है उसकी जननी है। राष्ट्रीय जो विचार हैं, जो जितने भी राष्ट्रीय विचारधारा हैं उसकी जननी है, माता है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। आगे लेखक कहता है कि यदि कोई भी राष्ट्रीयता यदि अपनी भूमि से नहीं जुड़ी है तो वह राष्ट्रीयता की भावना निराधार होती है, उसका कोई औचित्य नहीं होता है। ऐसी विचारधारा को, ऐसी राष्ट्रीयता को हम निर्मूल कहते हैं, जिसका कोई मूल्य नहीं होता अगर वह पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है। ठीक है, भूमि से नहीं जुड़ी है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतनी ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। आखिर लेखक क्या कह रहा है कि राष्ट्रीयता की जड़ें जितनी अधिक पृथ्वी से जुड़ी होंगी, जितनी अधिक गहरी होंगी, मतलब पृथ्वी से जुड़ी होंगी, लगाव होगा, उस राष्ट्रीयता की जो भावनाएं हैं वो भावनाओं का अंकुर, राष्ट्रीय भावनाओं का अंकुर माने बीज, ठीक है, उतना ही अधिक जो है फूलेगा, फलेगा। कहने का मतलब यह है, लेखक यह कहना चाहता है, यदि हम अपनी जन्मभूमि, मातृभूमि से लगाव नहीं है और उसके प्रति प्रेम नहीं है तो हमारे अंदर राष्ट्रीयता की भावना कभी भी दृढ़ या मजबूत नहीं हो सकती है। तो अगर ऐसा कोई भी हमारे अंदर विचार नहीं है तो ये नहीं हो सकता है। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप को आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, इसलिए लेखक कहता है कि हमें अपनी पृथ्वी के जो भौतिक स्वरूप है, जो हमें पृथ्वी के अंदर या पृथ्वी के ऊपर जो हमें दिखाई दे रहा है, आद्योपांत माने शुरू से लेकर अंत तक, आद्योपांत माने शुरू से लेकर अंत तक जो हमें दिखाई दे रहा है इसमें पृथ्वी पर, उसकी जानकारी प्राप्त करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उसको जानना या उसकी जानकारी रखना जो है हमारे लिए आवश्यक है। और उसके रूप, सौंदर्य, उपयोगिता और महिमा को जानना प्रत्येक जो मनुष्य है उसका आवश्यक धर्म है। उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। यानी हम मानवों का, हम जनों का ये आवश्यक कर्तव्य है कि प्रारंभ से अंत तक, यानी शुरू से अंत तक पृथ्वी के जो भौतिक स्वरूप है उसकी जानकारी रखना तथा उसके रूप, सौंदर्य और उपयोगिता और महिमा को पहचानना प्रत्येक मनुष्य का आवश्यक धर्म है। तो यहाँ पर जो है लेखक ने यही बताने का प्रयास किया है कि जब तक हमारी राष्ट्रीयता की भावना बलवती नहीं होगी, भूमि के साथ नहीं जुड़ी होगी, ठीक है, तब तक हम राष्ट्र के स्वरूप का निर्माण नहीं कर सकते हैं। लेखक का ये भी मानना है कि पृथ्वी यानी हमारी जो जन्मभूमि है, जन्मभूमि की आरंभ से अंत तक जो जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आज हमारे लिए न केवल आवश्यक है बल्कि अपरिहार्य है, बहुत ही आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा यह धर्म है और हमारा यही कर्तव्य है कि हम अपनी संस्कृति, अपनी पृथ्वी के बारे में जानें, अपने बारे में जानें कि जो हमारे पृथ्वी है उसमें क्या क्या खजाना है, उस खजाना को जानें, उस जानकारी को प्राप्त करें। इस प्रकार की जिज्ञासा होना प्रत्येक मानव के लिए आवश्यक है। ये हमारा धर्म और कर्तव्य दोनों है। तो आगे लेकर कहता है, इस कर्तव्य की पूर्ति सैकड़ों हजारों प्रकार से होनी चाहिए। यानी जो हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी पृथ्वी या मातृभूमि के प्रति जानकारी रखें, जानकारी प्राप्त करें, क्या क्या इसके अंदर है, क्या क्या अमूल्य निधियाँ इसमें हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहिए। पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी,
हाँ बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं कि इस कर्तव्य की पूर्ति सैकड़ों हजारों प्रकार से होनी चाहिए। पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, उसका कुशल प्रश्न पूछने के लिए हमें कमर कसनी चाहिए। पृथ्वी का सांगोपांग अध्ययन जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंदप्रद कर्तव्य माना जाता है। गांवों और नगरों में सैकड़ों केंद्रों से इस प्रकार के अध्ययन का सूत्रपात होना आवश्यक है। आइए देखते हैं इसके अर्थ को कि इस कर्तव्य की पूर्ति सैकड़ों हजारों प्रकार से होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य लेखक यह कहना चाहता है, जो पृथ्वी के बारे में जो जानकारी है, उसका जो भौतिक स्वरूप है, वो भौतिक स्वरूप किस प्रकार से उसका निर्माण हुआ है, कितने वर्ष लगे हैं, इसकी जानकारी करना प्रत्येक जन का कर्तव्य है। तो इस कर्तव्य की पूर्ति के लिए सैकड़ों हजारों प्रकार से होनी चाहिए। जिस प्रकार से आप किसी भी प्रकार से आप इस कर्तव्य की पूर्ति कर सकते हो। पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध है, वह चाहे छोटी हो या बड़ी, उसका कुशल प्रश्न पूछने के लिए हमें कमर कसनी चाहिए। लेखक ने कहा है कि पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध है, पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध है, क्योंकि पृथ्वी से प्रत्येक वस्तु का संबंध है, बिना पृथ्वी के किसी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए चाहे वह वस्तु छोटी हो अथवा बड़ी हो, उसका कुशल प्रश्न यानी उसके बारे में पूछने के लिए हमें कमर कसनी चाहिए। यानी हर प्रकार से जो बात चाहे छोटी हो या बड़ी हो, अच्छी हो या खराब हो, उसके बारे में हमें प्रश्न पूछना हमारा ये परम कर्तव्य है। पृथ्वी को सांगोपांग अध्ययन जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंदप्रद कर्तव्य माना जाता है। जो पृथ्वी का सांगोपांग यानी पृथ्वी का जो अध्ययन है, वो जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंदप्रद कर्तव्य माना जाता है। जो नियमित अध्ययन है उसके लिए गांवों और नगरों, इसके लिए जो है क्या किया जाना चाहिए, गांवों और नगरों में सैकड़ों केंद्रों से इस प्रकार के अध्ययन सूत्रपात होना चाहिए। यानी गांव और नगरों से इस प्रकार से उसका अध्ययन करने के लिए गांव और नगरों में सैकड़ों केंद्रों की स्थापना करनी चाहिए। इन सैकड़ों केंद्रों के माध्यम से जो है हमें इस कर्तव्य की पूर्ति करनी चाहिए। उदाहरण के लिए पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वाले मेघ जो प्रतिवर्ष समय पर आकर अपने अमृत जल से इसे सींचते हैं, हमारे अध्ययन की परिधि के अंतर्गत आने चाहिए। तो लेखक आगे कह रहा है कि अब उदाहरण के माध्यम से लेखक समझा रहा है कि पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वाले, यानी जो पृथ्वी है उसकी जो उपजाऊ शक्ति है, जो उर्वरा शक्ति है, उर्वरा शक्ति पृथ्वी की कैसे बढ़ती है, तो इसको जानने की इच्छा होनी चाहिए। किस प्रकार से, इसके क्या कारण है कि पृथ्वी की उपजाऊपन बढ़ता है। तो बढ़ाने के लिए क्या होता है, मेघ जो प्रतिवर्ष, मेघ मतलब बादल जो हर वर्ष समय पर आकर अपने अमृत जल से इसे सींचते हैं, तो हमारे अध्ययन की परिधि में आता है। ये हमारे अध्ययन की परिधि में आता है। हम ये जानने की इच्छा रखते हैं कि बादलों का निर्माण कैसे होता है, किस प्रकार मेघ बरसते हैं, किस प्रकार भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, कौन कौन से तत्व हैं जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। इस प्रकार की जानकारी जो है रखना या जानकारी प्राप्त करना, ये हमारे अध्ययन की परिधि में आता है। इन मेघ जलों से परिवर्धित प्रत्येक तृणलता और वनस्पति का सूक्ष्म परिचय प्राप्त करना भी हमारा कर्तव्य है। अब लेखक क्या कहता है कि उन मेघ जलों से जो पानी वर्षा है बादलों का, उस बादलों के अमृत जल से जो है, जो प्रत्येक तिनका और लता परिवर्तित हुई है, समृद्धि हुई है, बड़ी है, पल्लवित हुई है, पुष्पित हुई है, और वनस्पति का सूक्ष्म परिचय प्राप्त करना है। कौन सी वनस्पति किस श्रेणी में आती है, उसके लिए कितने तापमान की, कितनी ऊर्जा की, कितनी शक्ति की, किन किन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, इसका अध्ययन करना, इसका परिचय प्राप्त करना, इसकी जानकारी प्राप्त करना हमारा ये कर्तव्य है, लेखक बता रहा है। तो आगे क्या कहता है, इस प्रकार हम चारों ओर से जो हमारे ज्ञान के कपाट खुलेंगे, तब सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार से भरे हुए जीवन के क्षेत्रों में नया उजाला दिखाई देगा। तो लेखक कहता है कि इस प्रकार से, अगर इस प्रकार से हम पृथ्वी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, तो जब चारों ओर से हमारे ज्ञान के कपाट खुलेंगे, यानी चारों ओर से हमारे ज्ञान के कपाट खुलेंगे, चारों ओर से हमें जानकारी प्राप्त होगी, ठीक है, तब सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार से भरे हुए जीवन के क्षेत्र में नया उजाला दिखाई देगा, नई रोशनी आएगी। यह कहने का मतलब हम विकसित हो गए, हमारे राष्ट्र के निर्माण के लिए कुछ उजाला प्रकट होगा, ठीक है, कुछ जो है विकास संभव हो सकेगा, जिससे कि जो है राष्ट्र के निर्माण की जो है शुरुआत हो सके।
अब ये पैराग्राफ बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों, पिछला वाला पैराग्राफ भी इम्पोर्टेंट था और ये वाला भी पैराग्राफ इम्पोर्टेंट है। आइए समझते हैं इसके बारे में कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारी भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। नाना भांति के अनगढ़ नग विंध्य की नदियों के प्रभाव में सूर्य की धूप में चिलकते रहते हैं। उनको जब चतुर कारीगर पहरेदार कटाव पर लाते हैं, तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। वे अनमोल हो जाते हैं। देश के नर नारियों के रूप मंडन और सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है। अतएव हमें उनका ज्ञान होना भी आवश्यक है। आइए समझते हैं क्या लेखक कह रहा है। तो इसमें लेखक ने ये बताया है कि जो हमारी पृथ्वी है, जो भूमि है, वास्तव में हमारे लिए क्या है, माँ के समान है। पृथ्वी किसके समान है? क्योंकि पृथ्वी हमारी माता है। पृथ्वी वास्तव में हमारे लिए माँ है, माँ के समान है, क्योंकि उसके द्वारा दिए गए जो अन्न जल है उससे ही हमारा भरण पोषण होता है। तो जिससे भरण पोषण होता हो तो वो हमारी माता है। तो वही बात यहाँ पर जो है लेखक ने बताने का प्रयास किया है। तो इस पैराग्राफ में जो लेखक ने क्या कहा है कि इसमें बताया है कि इस धरती माता के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डाला है और बताया कि हम जितना अधिक इनसे परिचित होंगे, हमारी जो राष्ट्रीयता की भावना है उतनी ही अधिक बलवती होती जाएगी। तो लेखक क्या कह रहा है कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। यानी पृथ्वी को क्या कहा गया है? वसुंधरा कहा गया है। पृथ्वी को क्या कहा गया है? वसुंधरा कहा गया है। तो लेखक धरती माता यानी पृथ्वी के गर्भ में, पृथ्वी के अंदर, ठीक है, लिखा कोख माने होता गर्भ या पृथ्वी के भीतर। तो पृथ्वी के गर्भ में भरी पड़ी अमूल्य निधियों की चर्चा कर रहे हैं। लेखक चर्चा करते हुए कह रहा है कि इन निधियों के कारण ही पृथ्वी को वसुंधरा कहा गया है। जो अमूल्य निधियां हैं, जिनका कोई मूल्य नहीं है, अमूल्य निधियां मतलब खजाना है जिसका कोई मूल्य नहीं है, इन अमूल्य निधियों के कारण ही जो है पृथ्वी को वसुंधरा कहा गया, पृथ्वी वसुंधरा कही जाती है। इन अमूल्य निधियों के बारे में उनसे कौन परिचित ना होना चाहेगा। तो इन अमूल्य निधियों के बारे में सभी को पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए कि पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के गर्भ में कौन कौन सी अमूल्य निधियां छिपी हुई हैं, जिसके कारण पृथ्वी को वसुंधरा कहा गया है। तो आपने देखा होगा कि लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिलता है। तो अनेक प्रकार की धातुओं, जैसे अनेक धातुएं इस धरती माता की कोख में लाखों करोड़ों वर्षों से मौजूद हैं। अनेक प्रकार की धातुएं, अब जैसे लोहा है, सोना है, चांदी है, पीतल है, तांबा है, कांसा है, ये विभिन्न प्रकार की जो अमूल्य धातुएं हैं, वो धातुएं पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के कोख में, पृथ्वी के गर्भ में जो हैं मौजूद हैं और ये लाखों करोड़ों वर्षों से मौजूद हैं। इन धातुओं को, अमूल्य निधियों को, इन धातुओं को जो अमूल्य निधियां हैं उनको पृथ्वी के गर्भ में पोषण प्राप्त होता है। पृथ्वी के गर्भ में ही पोषण प्राप्त होता है, यानी बढ़ती पल्लवित होती हैं पृथ्वी के अंदर ही। और निरंतर बहने वाली जो नदियां हैं, दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों की देह को सजाया है। और क्या बताया है कि जो नदियां हैं, जो दिन रात बहने वाली नदियां हैं, निरंतर बहने वाली नदियां, इन नदियों ने पहाड़ों की चट्टानों को तोड़कर, काट कर, पीस कर ने अत्यंत महीन बना दिया है, जिसके कारण जो है ये उपजाऊपन, मिट्टी का उपजाऊपन प्राप्त हुआ है। और मिट्टी जो है
उर्वरा शक्ति प्राप्त हुई है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। तो हमारे भावी विकास के लिए, भविष्य के उन्नति के लिए ये जानना आवश्यक है कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे आर्थिक विकास में सहयोग कर सकती हैं। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। आगे लेखक कहता है, जो पृथ्वी की गोद में जो जन्म लेने वाले हैं, यानी पृथ्वी के अंदर जो जड़ पत्थर हैं, जो मूल्यहीन पड़े हुए हैं, लेकिन जब वो कुशल शिल्पियों के हाथ में जाते हैं तो उनके द्वारा, कारीगरी के द्वारा उनको अत्यंत सजीव और सौंदर्यशाली बना दिया जाता है, जिसके कारण उनका मूल्य जो है वो बढ़ जाता है। तो ये पत्थर जो हैं वो शिल्पियों के हाथ में आते तो अमूल्य बन जाते हैं। नाना भांति के अनगढ़ नग बिंद की नदियों के प्रभाव में सूर्य की धूप में चिलकते रहते हैं। आगे लेखक कहता है, जो नाना प्रकार के पत्थर हैं, नाना माने विभिन्न प्रकार के जो अनगढ़, जो गढ़े हुए नहीं है, जो ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं बिंद की नदियों में, यानी विंध्याचल पर्वत से निकलने वाली नदियों में जो नग हैं, जो मोती हैं, वो पड़े हुए हैं और नदियों के प्रभाव में सूर्य की धूप में चिलकते हैं। जब नदियाँ बहती हैं उनमें जो नग हैं वो सूर्य का प्रकाश जैसे ही, सूर्य की धूप जैसे ही उन पर पड़ते हुए चिलकते हैं, चमकने लगते हैं। उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं, यानी जो उनका चतुर कारीगर, चतुर माने होशियार, कुशल कारीगर उन नगों को तराशते हैं और उनमें सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, तो वो और अधिक सुंदर लगने लगते हैं। और तब उनके प्रत्येक घाट में नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। तब क्या होता है, तब ये पत्थर जो है उनके आकार, प्रकार, रूप, रंग नया दिखाई देने लगता है और उनका सौंदर्य बढ़ जाता है और वे अनमोल हो जाते हैं। तब वे क्या हो जाते हैं, जब विंध्याचल के पर्वत से निकलने वाली नदियों में ये नग पड़े थे तो इनका कोई मूल्य नहीं था। जब ये कारीगर के पास जाते हैं तो ये अमूल्य बन जाते हैं, अनमोल बन जाते हैं। देश के नर नारियों के रूप मंडन और सौंदर्य प्रसादन में इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है। तो आगे बताता है लेखक कि जो देश के जो अनेक नर नारी हैं, मनुष्य हैं, स्त्रियां हैं, पुरुष हैं, अपने सौंदर्य प्रसादन के रूप में इनका प्रयोग करते आए हैं, इन छोटे छोटे पत्थरों का प्रयोग करते आए हैं और अतएव हमें उनका ज्ञान होना भी आवश्यक है। तो लेखक बता रहा है, तो हमें इन चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, या इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करना हमारे लिए आवश्यक है। कहने का तात्पर्य लेखक कहना क्या चाहता है कि पृथ्वी, यानी जो हमारी धरती है, धरती माता है, पृथ्वी की कोख में मौजूद धातु हो या उसके ऊपर स्थित पत्थर हो या मिट्टी हो, सभी के बारे में देशवासी जो है, देश के रहने वाले हैं, उनको जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारी जो आर्थिक उन्नति है उसका संबंध बहुत ही घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि आज भी हमारे अनेक वैज्ञानिक, भूगोलवेत्ता और भूगर्भवेत्ता धरती के रहस्यों को खोजने और उसके गर्भ में छिपे खजानों को खोजने में लगे हुए हैं। आज भी नए नए आविष्कार हो रहे हैं, तब भी अभी तक पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है, इसलिए हमें ये जानना हमारे लिए आवश्यक है। तो आज के लिए यहीं तक बच्चों। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसा लगा है इसके बारे में आप कमेंट में अवश्य बताएं। अगर वीडियो में कोई कमी हो तो उसके सुधार करने के लिए सुझाव दें, उसमें सुधार किया जाएगा, हम आपके लिए बेहतर कंटेंट तैयार कर सकेंगे। तो
ज़रूरी नहीं आप हमारी अच्छाई को बताएं, हमारे अंदर जो कमियां हैं उनको भी बताएं, ताकि हम उनमें सुधार कर सकें और आपके लिए बेहतर कंटेंट तैयार कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।